तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB बाय हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। मेरा शहर जो कभी उरूसुल बिलाद कहलाता था, आज वो उरूसुल वबा बनकर रह गया। मुश्किलात में घिरा मेरा ये शहर बकिया मुल्क के माशी शह बनकर रह गया। पानी का फुकदान, बिजली की अदम फराएगी, सेहत के मसाइल। गर्ज ये है कि ये सारी चीज़ें छोटे शहर या किसी गरीब इलाके के में पाई जाती थी। अब ये बैनुल अक़वामी शहर कराची का होके रह गया। कराची के मसाइल खुसूसन बिजली की कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपने 2 मेहमानों को दावत दी है। राहिल अख्तर साहब जो कि बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन है, और हमारे साथ मौजूद हैं सभी काज़मी साहब ऑस्ट्रेलिया से। तो अस्सलाम वालेकुम सभी साहब और राहिल साहब, कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में? जी राहिल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक है। पाकिस्तान में कराची में हम के इलेक्ट्रिक के हवाले हैं और बाकी मौसम हमारे साथ कुछ आंखों करता रहता है। तो बारिशें चल रही हैं कराची में पिछले 1-2 हफ्ते से मानसून की। उसके बाद कुछ मज़ीद एहसास हो रहा है कि इलेक्ट्रिक की सहूलियत का और बाकी चीज़ों का। जी सभी साहब, ऑस्ट्रेलिया के क्या हालात चल रहे हैं सर? आप कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को कि ऑस्ट्रेलिया में क्या सूरत हाल है? ऑस्ट्रेलिया में तो लॉकडाउन है, आपको पता है, घरों में रह रहे हैं हम लोग, घरों से काम कर रहे हैं और सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पता ही नहीं चल रहा कि किस वक्त में क्या हो रहा है, दिन रात का फर्क समझ नहीं आता इतना ज्यादा। और बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में, खासतौर पर मेलबर्न में केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट पैनिक में लोगों को पैनिक कर रही है। बस यही चल रहा है। बिल्कुल। तो अपने मौजू की तरफ आते हैं। राहिल साहब, मेरा बड़ा प्यारा सा सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि बिजली के बहरान की असल वजह क्या है, असबाब क्या हैं इसके? देखिए, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर बात करें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त तवानाई के बहरान की सूरत हाल है, उसकी असल वजह तो यही है कि बिजली प्रोड्यूस ही कम होती है। और थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो क्योंकि हमने माज़ी में जिस वक़्त पे हमारे पास रिसोर्सेज़ थी, इकोनॉमी अलाउ करती थी कि हम पावर जनरेशन की तरफ जाते, उन सोर्सेज़ पे जो कि हमें सस्ती बिजली फराहम करते हैं, डैम्स बनाते, फिर बिजली की सहूलियात फराहम करते, अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन होते हैं पावर जनरेशन की, उसकी तरफ जाते, हमने उस पे काम नहीं किया। उस वजह से आज पाकिस्तान में हम बात करते हैं तो 2 से 3 बड़े डैम के अलावा हमारा कोई नाम ज़हन में नहीं आता। अब जाके हमने कुछ डैम्स पे काम शुरू किया है, ज़ाहिर है उसका रिज़ल्ट आने में अभी अगले 5 से 8 साल, 10 साल तक लगेंगे। तो असल वजह तो पावर जनरेशन की है, जो कि जो तलब है, जिस तरह से डिमांड बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी हैं, आबादी बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, काम बढ़ा है, बिज़नेसेस ऐड हुए हैं, उसके बाद से वो तमाम चीज़ें ऐड हुई हैं, लेकिन पावर जनरेशन ऐड नहीं हुई। तो ज़ाहिर है वो एक शॉर्टफॉल है, जो कि हमेशा हम गर्मियों में ख़ास तौर पे देखते हैं पाकिस्तान में सामने आता है। स्पेसिफिकली अगर कराची की बात करें तो कराची में कुछ ऐसा रहा माज़ी से लेके अब तक, कि पहले जब ये गवर्नमेंट ओन थी KESC, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, तब इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ किया गया। सियासी भर्तियाँ इस इदारे के अंदर हुईं। हमने इस इदारे को बर्बाद किया, इस इदारे को तबाह किया। जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का इदारा होना चाहिए था, वैसा सिस्टम यहाँ पे ना आ सके, मॉडर्न ना कर सके उसको हम। इस वक़्त ये सूरत हाल है कि प्राइवेटाइज़ होने के बाद भी अ, क्योंकि वो जो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था माज़ी में, जो वो लोग जो हायर हुए थे, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे हायर हुए थे KESC के अंदर, और अब वो इलेक्ट्रिक बन चुकी है। तो आज तक वो जो एक स्टेक है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का और कराची के उन प्लेयर्स का, वो उसी तरह बरकरार है। और यही वजह है शायद कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल के बावजूद पिछला साल हमने देखा जब बारिशें हुई कराची में, जो अमवात हुई कि इलेक्ट्रिक के सिस्टम की वजह से, उसके अलावा जो तकलीफ और जिस अज़ियत से कराची के शहरी गुजरते हैं, इंडस्ट्री जिस तरह इसमें सफ़र कर रही है। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर पाकिस्तान का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, बिज़नेसेस के आपके हेड ऑफिसेज़ मौजूद हैं, हब्स मौजूद हैं। वो जिस तरह सफ़र करते हैं इस तमाम पावर शॉर्टेज की वजह से, उसके बाद भी जो सवाल-जवाब होना चाहिए इस इदारे से, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिस तरह से इनको कटघरे में लाना चाहिए, वो चीज़ नज़र नहीं आती, ना सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, ना फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। तो सभी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत कराची की आवाम के मसले हल करने के लिए किस हद तक जो है लगी हुई है, या किस हद तक जो है संजीदा है?
देखिए, प्रोग्राम का जो आपका नाम है ना, के इलेक्ट्रिक, इसका नाम होना चाहिए था कहाँ इलेक्ट्रिक। और ये जो मसला भी राहील भाई ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। 3 चीजें, हठधर्मी, बदइंतजामी और करप्शन। आपको थोड़ा सा याद कराऊंगा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी दिन ये बात कही थी कि अगर कल से अगर बिजली ना हुई तो आप हमें ना कहिएगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और साबिक जो हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे, इन दोनों ने जो आईपीपीज है, हमारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, और इतने महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद आपको पता है, अभी रिसेंटली वो राजा परवेज साहब है, उनका केस, रेंटल पावर का जो केस था, वो भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्योंकि इनके पास कुछ शवाहिद नहीं थे। सस्ती बिजली जहां पूरी दुनिया में आपको पता है कोयले से बनती है, पानी से बनती है, और इन्होंने हाइड्रोलिक सबसे महंगा जो प्रोजेक्ट वहां लगाकर इस बिजली को सिर्फ एमसीबी के और मुख्तलिफ इस तरह की जो पार्टीज है, जिसमें ये कहाँ इलेक्ट्रिक भी है, इन लोगों के हवाले किया हुआ है। और ये लोग 3 तरह से करप्शन करते हैं। एक, ये नए मीटर्स लगाते हैं जिस तरह, और फिर जो 220 वॉल्ट बिजली कराची के शहरों को देनी चाहिए, जो भी राहील भाई ने जैसे कहा कि इतना ज्यादा, सबसे जो हमारी मुआशी राग है, अरूसुल इबाद कहते थे इस शहर को, और इन लोगों ने उसे देखें किस तरह उसकी रोशनियां छीन ली। और उसमें सिर्फ 3 चीजें बड़े सिस्टमैटिक करप्शन करते हैं। मीटर्स लगाए जाते हैं, और उन मीटर्स में सबसे पहले यूनिट कॉस्ट को आप देखिए क्या करते हैं। अगर दो, जिस तरह यहाँ पे होता है ना, कैप लगा देते हैं 200 पे, 300 यूनिट की कैप है मसलन छोटे जो घरों के लिए है, फिर इसके बाद जो मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 500 की या 700 की, तो वहां पर राउंड फिगर में अगर आपके 280 यूनिट यूज हुए तो आपको बिल 305 यूनिट का आता है। फिर जो मीटर के अंदर कॉपर वायर लगती है, उस पर अलग करप्शन हुई है। फिर जो लोगों के घरों में जो बिजली सप्लाई होती है वोल्टेज में, अगर आपके घर में 1000 वोल्ट फर्ज करें इस्तेमाल होती है, तो आपको टेक्निकली 220 वोल्ट चाहिए, लेकिन ये लोग आपको कम भेजेंगे तो आपके यूनिट बढ़ जाएंगे। अब 10 रुपए का यूनिट आपको 15 में पड़ेगा, आपका बिल इतना बड़ा आ जाएगा, और आप गालियां देंगे साथ ही हुकूमत को। अब हुकूमत सिंध की आपको मैं, और आपने पूछा ना संजीदा कितने हैं, ये संजीदा इतने हैं कि नेपरा में हुकूमत सिंध का एक बंदा बैठता है जो कि बिल्कुल किसी सूरत में संजीदा ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहा, और उसको बचाने के लिए सारी कोशिशें की जाती हैं कि किसी तरह उस बंदे को आगे मजीद बात करनी ना दी जाए। और ये तमाम मिले हुए, वो जो आपने सुना होगा एक खातून, वो उनकी बड़ी मशहूर हुई थी वीडियो, जिसमें वो उन्होंने लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की थी कि सब मिले हुए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस अंदाज में कराची की आवाम को ये निचोड़ रहे हैं, यकीन करें रोजाना मेरे बड़े अजीज दोस्त जिस अजीज से गुजरते हैं और बताते हैं, वो देख देख के जो गुस्सा आता है, और जो बाद में फिर वो आपको अक्सर नजर भी आता है मेरे प्रोग्राम में। तो ये वाकई इतने संजीदा है। फेडरल, और मेरे ख्याल में जो फेडरल और जो इनकी आपस में कम्बिनेशन है तो है ही नहीं। बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो बिल्कुल एक डिफरेंट पेज पे हैं, उनका कोई फोकस नहीं है उस तरफ। 30 साल से सूबे में हुकूमत करे, 30 साल से, और एक एक मसला को उठा लेते तो कब का हल हो जाता, लेकिन कोई संजीदगी नहीं। जी, तो राहील साहब, बड़े मज़े की बात है कि कहा जाता है कि हमारी हुकूमत करप्ट है, हमारे इदारे करप्ट हैं, लेकिन कई जगहों पे ये भी देखा जाता है कि हमारी आवाम की भी करप्शन किसी हद तक वाज़ेह होती है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो कुंडा सिस्टम हमारे यहाँ लगता है और लोग चोरी करते हैं, बिजली की चोरी की जाती है, इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, इदारे बनते हैं लोगों से, और जाहिर है जो लोगों का रवैया होता है, जो उनका बिहेवियर होता है, जो उनका एटीट्यूड होता है, वही आपकी ओवरऑल आपकी नेशन की, आपकी कौम की अक्कासी करता है। तो जाहिर है जो आपकी आवाम का रवैया है, यही आवाम के लोग होते हैं जो बाद में इलेक्ट्रिक या पीआईए या स्विगे जैसे इदारों में जाके मुलाजमत करते हैं, तरक्की करते हैं, डायरेक्टर लेवल तक पहुंचते हैं, बड़े लेवल तक पहुंचते हैं, और फिर वही रवैया जो उनका एक आम आवाम में रहते हुए होता है, उसी रवैये की अक्कासी वो सीट पर बैठकर करते हैं जहां उन्होंने जिम्मेदारी निभानी होती है। जिस तरह बिल्कुल। सभी भाई ने कहा कि जिस तरह से जो सिस्टमैटिक करप्शन की जा रही है कि इलेक्ट्रिक के अंदर, उसमें जहां बहुत हद तक अवाम हिस्सेदार है, वहां मैं कहूंगा कि अवाम इसलिए भी उसमें हिस्सा डालती है क्योंकि वो जो निज़ाम बनना चाहिए था सजा और जजा का, वो निज़ाम नहीं है। जब सजा का खौफ नहीं है, जजा की कोई खुशी नहीं है, तो उसके बाद फिर अवाम करप्शन करने से डरती नहीं, क्योंकि उनको पता है सजा कोई होनी नहीं है, 500 रुपए का फाइन लग जाना है, 5000 रुपए का फाइन लग जाना है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो बिल पे कर रहा है अपनी, जिस तरह से जो सभी ने एक इक्वेशन दी पूरी आपको वाट्स के हवाले से, जो बिल पे कर रहा है उसका, वो जिस तरह से जो यूनिट्स के स्लैब्स बनते हैं इलेक्ट्रिक के कराची के अंदर, वहाँ पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के रेट भी अलग अलग हैं। तो ऑफ पीक आवर्स जो होते हैं उसमें रेट कुछ और होता है, और जो पीक आवर्स होता है उसमें रेट कुछ और होते हैं। पीक आवर्स में रेट ज्यादा होते हैं, ऑफ पीक आवर्स में रेट कम होते हैं। जो लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर ज्यादा, वो उस टाइम पे होती है जबकि रेट्स कम होते हैं, और जिस वक्त रेट ज्यादा होते हैं उस टाइम पे कोई लोड शेडिंग नहीं। इसको उल्टा होना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि अगर आपके पीक आवर्स हैं जहां पर आप ऑलरेडी आपको पता है बिजली कंजम्पशन ज्यादा है, इसलिए आपने उसको पीक आवर्स कहा हुआ, इसलिए आपके रेट भी ज्यादा है ताकि लोग कम इस्तेमाल करें, तो वहां पर आपकी लोड शेडिंग होनी चाहिए, लोड मैनेजमेंट जिसको कहते हैं।
टोटल जो डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक की जो बिजली उनको मिलती है या वो जो खुद बनाते हैं और जो कराची की डिमांड है, उसकी टोटल पावर जो एक गैप आता है वो आता है 300 साढ़े 300 मेगावाट का। जब कि इलेक्ट्रिक का मुआहदा हुआ था सिंध गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पर प्राइवेटाइज होने के बाद अपने काम को स्टार्ट करने का, उसमें पावर जनरेशन के हवाले से उनकी बहुत सारी शर्तें शामिल थी जो उन्होंने पावर जनरेट करनी थी कराची के लिए, जो उन्होंने आज तक नहीं की। कुछ प्लांट जरूर लगाए लेकिन वो आज प्लांट चलते नहीं है, बिकॉज वो प्लांट लगाए गए फर्नेस ऑयल के ऊपर। तो वो जाहिर है अपनी कॉस्ट बचाते हैं, फर्नेस वाले बिजली पैदा नहीं करना चाहते, तो चाहते हैं कि दूसरी जो सोर्सेज हैं जहाँ उनको नेशनल ग्रिड से बिजली मिल रही है उसको इस्तेमाल किया जाए। आवाम के जो कुंडे लगाने की बात है, इसमें हकीकत तो बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग सिर्फ इसलिए होती है बिकॉज वहाँ पर बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं अगर आपको मिसाल दूँ, मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पर 100% रेवेन्यू रिकवरी। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहाँ रहता हूँ, उसकी वजह ये है कि ये इलाका जो है ये एक छावनी के अंदर आता है और यहाँ पर हर ट्रांसफार्मर के साथ मीटर लगे हुए हैं जिसको चेक किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर ना उस तरह की आबादी यहाँ पर मौजूद है कि जो कुंडे लगाए, और सख्ती इतनी ज़्यादा है हमारी यहाँ पे कैंटोनमेंट अथॉरिटी की तरफ से कि उसकी वजह से ये चीज़ हो नहीं सकती इस एरिया के अंदर। यहाँ भी लोड मैनेजमेंट होती है, यहाँ भी लोड शेडिंग होती है। तो अगर उनसे सवाल किया जाए कि सिर्फ ये वजह है कि जी बिजली चोरी, तो नहीं जी, ऐसा नहीं। बिजली चोरी एक वजह ज़रूर है उसकी, लेकिन बहुत सारी वजूहात उसमें अलावा उसके और भी ऐड होती हैं जहाँ की इलेक्ट्रिक की अपनी नाअहली है। हमने दुनिया में देखा बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं और वहाँ पर जो बिजली का निज़ाम होता है वो चलता रहता है। वहाँ इस तरह नहीं होता कि बिजली चली जाए। बेशक वो तरक्की याफ्ता मुल्क की अगर हम बात करें तो वो अलग है, बट ऐसे बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक हैं जहाँ पर बारिशें, जहाँ नॉर्म है, तो वहाँ पर निज़ाम इस तरह का बनाया गया। जो कॉपर वायर की बात की सभी भाई ने, यहाँ पर तमाम जब इलेक्ट्रिक ने निज़ाम संभाला था उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन की वायर्स कॉपर की, उनको भी उतार के फेंक के उनकी जगह सिल्वर की और पता नहीं कौन कौन सी यहाँ पे तारें लगा दी गई ताकि उन तारों को बेच के उससे रेवेन्यू कमाया गया। और उसकी वजह से अब जो वोल्टेज आपको इलेक्ट्रिक बेचता है और जो घर पे आपके पहुंचते हैं वो कुछ और होता है, क्योंकि जाहिर है जो एफिशिएंसी है उन वायर्स की, सिल्वर की या दूसरी वायर्स की, वो कम होती है वो। और इसी वजह से वो ट्रिप भी ज़्यादा करते हैं, जहाँ गर्मी पड़ती है उस पर लोड पड़ता है, फिर फॉरन लाइन फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं आपके एरिया के अंदर अगर दोनों बिजली बन गई। तो असल मसला उस निज़ाम का है जिसको ना सिर्फ ये कि फेडरल लेवल से तरतीब दिया जाना था, लेकिन अगर एक आपने इदारा प्राइवेटाइज किया और उसकी जिम्मेदारी ये लगाई, तो उसके बाद फिर उस पर कुछ चेक एंड बैलेंस तो हो कि अगर वो एक यूटिलिटी सेक्टर के अंदर आता है, एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है बिजली कराची के शहरियों के लिए खास तौर पे, और जब आप इतना डिपेंडेंट हैं एक शहर के ऊपर जहाँ से आपकी रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेस की सूरत में, आपकी यहाँ इंडस्ट्री चलती है, ऑफिस चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, उसके बाद भी जो तवज्जो है वो इतनी कम है कि वो एक अलार्मिंग सूरत हाल लगती है। और उसके बाद फिर कराची वाले अगर ये कहें कि जी हमें एक यतीमी का एहसास होता है, हमें ये महसूस नहीं होता कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ हमारी कोई बात करने वाला है, वहाँ हमारे बारे में कुछ सोचने वाला है, तो मेरा ख्याल है वो गलत नहीं है। जी, तो सभी साहब, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में इंसेंटिव्स होते हैं, तो हमारे मुल्क में ये सब क्यों नहीं है? इंसेंटिव्स हमें क्यों नहीं मिलते? इंसेंटिव इंसेंटिव मिलता है ना आपको, जब आपके साथ बारिश में वहां पर बिजली नहीं आती, तो करंट से अगर ज्यादा बिजली आती है तो करंट से आपको पता है बारिशों में कितने लोग मर भी जाते हैं। तो ये इंसेंटिव ही समझे ना आप इसको, कि 12-15 लोग जो है बारिश में, आपने देखी होंगी बहुत सी ऐसी वीडियोस, स्पेशली जब ये सैलाब आता है, थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर आपको एक और इंसेंटिव भी मिलता है, जब बारिश आती है तो आपको कैसे वो फुहारों वाले सड़कों पर से उबलते हुए गटर नजर आते हैं। तो ये इंसेंटिव है, और आपको क्या चाहिए? 30 साल से ज्यादा जब गवर्नमेंट में लोगों को बार बार आप उन्हीं लोगों को लाएंगे कि जो आपको 30 साल से नाकाम किए जा रहे हैं। आपको पता है, देखें कहाँ इलेक्ट्रिक्स को फर्नेस ऑयल मिलता है ज्यादा, इनको गैस भी इजाफी मिलती है, और इनको बिजली में भी, इनको हर मद में डिस्काउंट मिलते हैं, और उसके बावजूद ऊपर से इनकी हटदर्मी, बद इंतजामी और करप्शन, ये तीनों चीजें मिलकर कराची की आवाम का इस वक्त इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। वो देखिए अपने आमिर लियाकत साहब MNA होने के बावजूद रोजाना इस्तीफे की धमकी देते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। इसके अलावा और कराची से जितने MNA, मेरे तो आलमगीर है, वो खड़ा होकर वहां पे वजीर आला हाउस के सामने जो है वो अपने आप को मतलब प्रोटेस्ट कर रहा होता है। आप इस तरह के जो लोग हैं जो इस वक्त ईवान में बैठे हुए हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस अवाम के लिए करना, किसी के लिए एक फौरन इमीडिएट हल करना बड़ा मुश्किल काम है। और इंसेंटिव्स, आप अभी जो थोड़ी बहुत बिजली आ रही है, आप इसी को मेरे ख्याल में इंसेंटिव समझें और यही फिलहाल जो है ना इस पे काम चलाएं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसमें मैं अच्छा, बड़े मजे की बात। जो इंटरनेशनली आप जो उसका हवाला दे रहे हैं, तो आप देखें तरक्की पजीर ममालिक की चाहे क्यों ना हो, हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, भारत की या बांग्लादेश की या बाकी ममालिक की, पावर जनरेशन जो होती है वो हुकूमती प्रोजेक्ट्स के जरिए की जाती है।
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंसेस दिए जाते हैं और एक से ज्यादा अथॉरिटीज को दिए जाते हैं, एक से ज्यादा कंपनीज को लाइसेंसेस दिए जाते हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी और उस जमाने में उस वक्त खाली एक ही टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, मोबिलिंक, और उसके साथ एक और होती थी पाकटेल, जो ना होने के बराबर थी। तो उस वक्त उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 2 नए लाइसेंसेस इशू किए, जिसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो तकरीबन जो उसी वक्त फौरी तौर पे ऐड हुई, वो तकरीबन कोई 400-500 मिलियन डॉलर के आसपास थी। और अब तक के अंदाजे के मुताबिक वो नए लाइसेंसेस जो उस वक्त दिए गए थे उनके दौरे हुकूमत में, अब तक कोई 1500 से 2000 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला चुके हैं टेलीकॉम सेक्टर। हमें याद है हम उस वक्त 5 रुपए का SMS किया करते थे, कॉल की प्राइस पता नहीं क्या थी, कहाँ पहुंची हुई थी। लेकिन फिर जब ये नए लाइसेंसेस दिए गए, टेलीनॉर आया और मेरे ख्याल है वारिद आया था उस टाइम पे, इनके आने के फौरन बाद हमने देखा टेलीनॉर के फ्रेंचाइज के ऊपर फ्री सिम्स बांटी गई। PTCL ने यूफोन को रीब्रांड किया, यूफोन लॉन्च किया, यूफोन के बाहर हमने देखा फ्री सिम्स बांटी गई, SMS फ्री किए गए, कॉल रेट आज चंद पैसों पे पहुंच चुका है। आवाम को जो सहूलियात हैं वो बहुत बेहतर मिल रही हैं उस वक्त के मुकाबले में। तो सवाल ये है कि जब आप एक चीज देखते हैं कि आपने किसी भी सेक्टर के अंदर जब कंपटीशन को बढ़ाया तो वहां पर सहूलियात बेहतर हुई, सर्विस बेहतर हुई, आवाम को सहूलत मिली और रेट कम हुआ कंपटीशन की वजह से। यही प्रैक्टिस पावर सेक्टर के अंदर इंप्लीमेंट क्यों नहीं की जाती? इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हर जगह एक है, एक से ज्यादा नहीं है। तो अगर यहाँ पर लाइसेंस दिया जाए एक और कंपनी को, भाई इलेक्ट्रिक की प्राइवेट हो चुकी है ना, गवर्नमेंट की तो नहीं है, इसी तरह से प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दिया जाए ताकि एक और कंपनी ऐड हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन में अपना यहाँ पर अपना सेटअप लगाए, अपना हिस्सा डाले, फिर आवाम के पास ये इख्तियार मौजूद हो कि उन्होंने वो अपनी बिजली किससे खरीदनी और किससे उन्होंने वो जो अपना जो सर्विसेज हैं वो लेनी है। जब ये कंपटीशन बढ़ेगा तो उसके बाद जाके चीजें इंक्रीज होंगी। हमने देखा कि पाकिस्तान में लोगों ने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू किया, सोलर पे गए, लोगों ने घरों पे अपने विंड पावर लगाना शुरू कर दी। उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक को एतराज, उन्होंने वहां पर भी जो है लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू किया, फिक्स बिल्स भेजना शुरू कर दिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पर एक कराची की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन के बहुत सारे लोग आए हुए थे डिफरेंट कंपनीज के। UIT के डायरेक्टर ने ये बात कही कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी में अपने तौर पे हमारे स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट किया और उन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया और लगा दिया। हमने अपनी तमाम जो मेजॉरिटी पावर रिक्वायरमेंट थी वो हमने उस सोलर से हासिल करना शुरू कर दी। 1 महीने बाद हमें एक इलेक्ट्रिशियन नोटिस आ गया कि जी आपका जो बिल था वो पहले एवरेज इतना था, अब इतना बिल कम हो गया, आपने बिजली चोरी कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। हमने उनको बुला के पूरा विजिट करवाया, उन्होंने कहा नहीं जी आपका जो बेसिक बिल है एवरेज वो तो आपको इतना ही रिसीव होगा। तो फिर उस पर फायदा क्या? तो ये तमाम चीजें इनको रेगुलराइज करने की जरूरत है कि अगर ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है और आवाम उस पर जाना चाह रही है तो उसमें आप क्यों एक इदारे को एक बदमाश बनाकर उन पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं कि जी ना आवाम कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन की तरफ जा सकती है, मतलब जो भी करना है इनके साथ ही करना है, इनके साथ ही मरना है, इनके साथ ही जीना है, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके। अच्छा सर, बड़े मजे की बात है कि बिजली के बहरान की वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया और बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई हैं। मतलब हमारी इंडस्ट्रीज जो हमारी चल रही थी वो इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो गई, कम हो गई, और इंडिया और बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक वो ऊपर आ गई हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे कि हमारे मुल्क की माशियत को कितना नुकसान हुआ है इस बिजली के बहरान की वजह से? देखें, ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ना, एक फ्रॉड होता है ना, एक जनरल फ्रॉड होता है, आपकी जेब से कुछ पैसे निकाल लेता है। एक होता है बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से साइबर जो आजकल क्राइम्स पे भी चलते हैं। ये इन लोगों ने जो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पुराने साबका अदवार में ये हुआ कि इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पहले उन सनतों को तबाह किया। होता भी है कि जब ये किसी बड़ी सनत को, जैसे मसलन PIA को देख लें, उन्होंने PIA को तबाह किया तो एयर ब्लू बनाई फौरन, उसके बाद एयर ब्लू देखें कामयाब होती रही। अगर आप स्टील मिल को देख लें, उन्होंने स्टील मिल को तबाह बर्बाद किया, अल अजीजिया, हिल मेटल, ये सारी कंपनियां उनकी बड़ी बेहतरीन चलना शुरू हो गई। इन्होंने इसी तरह जहां जहां पावर सेक्टर या जहां जहां सनतें थी उनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह श्रिंक किया कि सनतकार यहाँ से भाग कर जाए, और वो भागे क्योंकि उन्हें यहाँ पर सब्सिडीज नहीं मिलती थी, बिजली महंगी थी, यूनिट प्राइसेस ज्यादा होती थी, ओवर बिलिंग होती थी। उन्होंने ये छोड़कर जाकर बांग्लादेश में, और अब ये आप ही को दोबारा ताना देते हैं, वो देखें जी बांग्लादेश कितनी तरक्की कर गया। हालांकि इन लोगों ने इस तरक्की में बड़ा हाथ उनका जो है ना बटाया है, और ये तरक्की करने में वहां बांग्लादेश को, ये इन सबका जो हमारे गुजरे हैं लीडर की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अब मईशत पे जहां तक इसका ताल्लुक है, देखें बिजली जो है वो आपकी सनतों के लिए बड़ी जरूरी है। जब तक आपके पास पावर सेक्टर में, जब तक लोगों के पास पर यूनिट कॉस्ट गिरेगी नहीं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे अफोर्ड करेगा? आप जैसे घर में रहते हैं,
तो आप रेंट देते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, सारी यूटिलिटीज है। अब कल से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में यहाँ कह दिया जाए कि आपका बिल $100 की जगह 300 आना है, तो वो $200 का जो शॉर्टेज है वो आप कहाँ से पूरा करेंगे? वो अपने या तो बच्चों की फीस से निकालेंगे या फिर वो अपने घर के राशन से निकालेंगे। तो फिर आपका सारा बजट हो जाएगा, आपकी लाइफ जो है ना वो आपको एक नौकरी करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इसीलिए इसका इकोनॉमी पे डायरेक्ट भी इम्पैक्ट पड़ता है और इनडायरेक्टली भी पड़ता है कि जब लोग थक कर काम से घर आते हैं और चिड़चिड़े होते हैं, एक दूसरे लड़ते हैं, मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, उस वजह से फिर दोबारा ये इनका इफेक्ट काम पर भी पड़ता है। तो ये एक रिपल इफेक्ट है, ये इकोनॉमी के साथ साथ हमारी जिंदगियों से भी खेल रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, बिल्कुल ये हकीकत है और ये बहुत तल्ख हकीकत है। अब इस पे हम क्या बहस करें। खैर, बात ये कि अभी पिछले दिनों बारिशें हुई और पिछले दिनों क्या, जब भी बारिशें होती हैं कराची में तो हम लोगों को एक अलग मंजर देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पे लोगों की लाशें देखने को मिलती हैं जो खंभों से चिपकी हुई होती हैं, या जेडीसी की जानिब से बहुत सारी इमदाद जो हो रही होती है वो देखने को मिलती है। लेकिन बहुत अफसोस होता है ये सारी चीजें देखकर। तो आपको भी पता है, सबको इस दुनिया में पता है कि बारिशों की वजह से बहुत सारी अमवात हुई हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं, क्या के इलेक्ट्रिक और गवर्नमेंट क्या दोनों इसमें शामिल है, या सिर्फ जो है आवाम की गलतियां हैं? देखिए, अवाम की गलती, मैं फिर वही कहूंगा कि आपका जो एक अवामी रवैया या अवामी बर्ताव जो तरतीब पाता है वो ज़ाहिर सिस्टम के तहत वो सारा बनता है उसके ऊपर। अब अगर एक जगह, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बड़ी बारिशें होती हैं, बड़े तूफान आते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे वाकयात नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि हल मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कहें कि जी हम क्या करें, इसका तो कोई हल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हल मौजूद है, दुनिया ने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ऐसी चीजें मौजूद हैं। जो टेक्निकल लोग हैं, जो चीज़ को समझते हैं, उन्होंने अक्सर ये बात कमेंट की है टेलीविजन के ऊपर आके भी, चैनल्स पे आके भी, वैसे सोशल मीडिया पे भी, कि जी बड़ा आसान हल है इसका, कि जो पोल्स लगे हुए हैं उनको अगर प्रॉपरली अर्थ किया जाए तो वो लोग जो बारिश में खंबे के करीब से गुजरते हैं या उधर होते हैं तो उनको वो करंट नहीं लगेगा। अगर वो प्रॉपर जो एक आपका मैकेनिज्म होता है उन पोल्स को लगाने का प्रॉपर फॉलो किया जाए। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक जब उन पोल्स को लगाती है तो वहाँ डंडी मारते हैं, वो उन चीज़ों को प्रॉपर, उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। और यही वजह है कि फिर जब बारिशें होती हैं तो वो जो अमवात होती हैं करंट लगने की वजह से, वो फिर इस वजह से होती है। हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर बारिशों के बाद सिस्टम इनका जो इलेक्ट्रिक का है वो बंद नहीं होता, उस वजह से वो बिजली की तारें एक आतिशबाजी का मंजर पेश कर रही होती हैं और उसके बाद फिर वहां पर धमाके होते हैं। तो ये चीजें, सवाल बार बार वही आता है कि ये चीजें बाकी ममालिक में क्यों नहीं होती, ये चीजें खाली पाकिस्तान में क्यों है? अगर बाकी ममालिक इसका हल कर चुके हैं, इसका सोल्यूशन मौजूद है, तो वो सोल्यूशन यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? क्या पैसे की कमी है? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो उन्होंने आज तक नहीं की। तो वो पैसा उन्होंने कहाँ लगाया? जो इनका मुआहिदा हुआ था वो उन्होंने मुआहिदा पूरा नहीं किया। सुई गैस के साथ जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था फाइनेंशियल, जो उन्होंने गैस के पैसे उनको पे करने थे वो उन्होंने पे नहीं किए। सुई गैस उनको गैस के लिए नहीं देता। जो नेशनल ग्रिड है जहाँ से बिजली खरीदते हैं वो इनके पास, इनके ऊपर बिलियन रुपीस का क्लेम करके बैठा हुआ है कि जी ये हमें पैसे नहीं देते। जिनसे ये फर्नेस ऑयल खरीदते हैं वो इन पे बिलियन रुपीस का क्लेम करके बैठे हुए हैं कि जी ये हमें पैसे नहीं देते। तो फिर ये पैसा आखिर जाता किधर है? ये जितना पैसा हमसे लेते हैं, ये जितनी कमाई करते हैं पूरे शहर से, ये पैसा जाता कहाँ है? क्या कोई और पॉकेट्स हैं? क्या कोई ऐसी पॉकेट्स बनी हुई हैं जो कि जिसको ये लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते और इस वजह से ये अपने फाइनेंशियल लॉसेस में चल रहे हैं? क्या ये वही पॉकेट्स हैं जो ना खुद बोलते हैं पावर कॉरिडोर्स के अंदर बैठ के, ना किसी को बोलने देते हैं? क्या ये वही पॉकेट्स हैं जो जफर साहब पर बात करने पाबंदी लगा देते हैं अदालत के जरिए, अदालती हुक्मनामे के जरिए, किसी इलेक्ट्रिक के खिलाफ इतना क्यों बोलते हो? तो ये कौन लोग हैं जो ना तो खुद आवाम की आवाज बनते हैं, ना उनकी परेशानी को रिफ्लेक्ट करते हैं पावर कॉरिडोर्स में बैठ के, कौमी असम्बली के अंदर बैठ के, सेनेट में बैठ के, सूबाई असम्बली में बैठ के, और ना किसी और को बोलने देते? तो ये तो कुछ एक पुरस्कार मामला है कि आखिर कौन है जो इनको खुश रखना चाहता है। अक्सर नाम लेते हैं लोग कि जी वो अबराज ग्रुप है, और अबराज ग्रुप ने जो है वो दोस्तियां हैं पीपल्स पार्टी के साथ भी और एमपीएम के साथ भी और पीटीआई के साथ भी। रिसेंट जो नंबर्स इनके शेयर हुए हैं, पब्लिक कंपनी है तो उसके जो सारे फिगर्स हैं पब्लिक हुए हैं, उसके अंदर अबराज ग्रुप का जो शेयर है उस कंपनी के अंदर बहुत छोटा रह गया है। मेरे ख्याल 3-4% का शेयर टोटल रह गया अबराज ग्रुप का। बिल्कुल सर। शेयर होल्डर है वो शंघाई पावर है, जिसको चाइना को जब ये कंपनी बेच दी गई है तो रिसेंटली जो कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है, उन्होंने रिसेंटली अपना नोटिफिकेशन दिया कोई 2 हफ्ते पहले, और उसमें उन्होंने इसी डिक्लेयर कर दिया कि जी अब जो तमाम शेयर्स हैं इलेक्ट्रिक के वो ट्रांसफर हो चुके हैं शंघाई पावर को, और अब इन कंट्रोल जो है वो इस कंपनी का वो शंघाई पावर है। तो अब वो भी हम नहीं कह सकते कि जी वो अबराज ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी का दोस्त है, या वो जरदारी साहब का दोस्त है, या वो एमकेएम या पीटीआई का दोस्त है, वो किसी का दोस्त है, इसलिए वो काम नहीं हो रहा। लेकिन
किसी की दोस्ती तो है अंदर कहीं ना कहीं, जो कोई इनके बारे में बोलता नहीं है और ना बोलने देता। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले ना गुफ्तगू हो रही थी, सभी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे कि इंसेंटिव की बात हो रही थी, और इंसेंटिव्स के साथ जो है जिक्र हो रहा था ये अमवात का, जो बारिश के ज्यादा हो जाने से, जो वो कहते हैं ना कि पानी आता है, बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली लोगों को, और आपके सामने, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कि देखें, सभी साहब आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं इस वक्त, सही है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है जब भी बुश फायर होती हैं तो भी वहाँ के सिटीजन्स को इंसेंटिव्स मिलते हैं। उसके बाद अभी पेंडेमिक का टाइम आया तो इसमें भी इंसेंटिव्स मिले। तो हमारे मुल्क में जब लोग मर रहे होते हैं बुरी तरह, खंभों से चिपके होते हैं, जल रही होती है उनकी लाशें, माएँ उनकी चिपक रही होती हैं खंभों पे जाके बच्चों को हटाने के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उन लोगों को हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हमारी हुकूमत वक्त इंसेंटिव्स क्या चंद हजार भी देती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जो जिस बंदे का सब कुछ लुट जाता है उसके लिए कुछ पैसों की वैल्यू होती है उस वक्त। इसमें कोई शक नहीं कि निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए ज़ाहिर उन्हें अपने जो है पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन मेन प्रायोरिटी जो होती है ना वो इंसानी जान की है। आप ये देखें कि जितनी भी इस वक्त अल्लाह ना करे यहाँ पर जो अमवात हुई हैं, आपने कभी किसी बड़े शख्स को, किसी बड़े अमीर आदमी को, जिसको जैसे भी आपने वो मुहावरा बोले थे ना, आपके बारिश आती है तो पानी आता है, आपने कभी इन जैसे लोगों को कभी भी किसी इस तरह के MNAs MPAs आपके वहां पे जो जितने भी वहां पे जो लीडर हैं या इवन बल्दिया के जो बड़े लोग हैं, उनमें से कभी किसी के, अल्लाह ना करे मैं उनको इसकी विश नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एक मतलब कभी किसी बंदे को इस तरह देखा आपने? आप हमेशा देखेंगे जो गरीब बच्चे मोटरसाइकिलों पर जा रहे होंगे, जो कोई मेहनत कश होगा, कोई काम के लिए जा रहा, कोई नौकरी के लिए जा रहा, कोई फैमिली जा रही होगी, वही लोग इसका शिकार होते हैं। अब जहां तक इंसेंटिव्स की बात है, गवर्नमेंट के हैं कुछ इस तरह के प्लान उन्होंने बनाए हुए, उनको फंड्स रखे हुए हैं, लेकिन जिस शहर में जहां पर आपके गवर्नमेंट के पास एम्बुलेंस ना हो डेड बॉडीज उठाने के लिए और चीपा और ईदी आके उठा के लेके जाए, वहां पे आप उनसे क्या इंसेंटिव्स की उम्मीद रखेंगे? इनकी नाक के नीचे कितने लोग इस तरह जो है इस तरह के हादसात में चले जाते हैं, इनकी अपनी गलतियों से चले जाते हैं, और ये उनको इंसेंटिव्स क्या देंगे? और इंसेंटिव्स के नाम पे भी एक ड्रामा होता है, कितने चेक दिए जाते हैं जो बाउंस हो जाते हैं। आपको टीवी पर अक्सर औकात दिखाते हैं चेक देते हुए, पेमेंट देते हुए, लेकिन आपने कभी ये देखा है कि इनमें से कितने कैश हुए? आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे बोगस चेक्स लास्ट ईयर, जब पिछले लास्ट अदवार में मेरे पास उसकी पूरी तफसील पड़ी है, बल्कि एक पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ, जो उन्होंने चेक दिए थे, इमदादी चेक, और वो बाउंस हो जाते थे, वो लोगों को मिलते ही नहीं थे। तो इंसेंटिव देने चाहिए जरूर, इंसेंटिव से ज्यादा इन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये वाकयात हो ही ना। पहली बात तो ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इसमें कोई शक नहीं कि एक लंबा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इन्होंने इतना पेचीदा कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको वो फॉलो करने पड़ते हैं। मैं IPPs पे जो इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर्स है उस पर मेरा एक पूरा प्रोग्राम डिटेल के साथ, अभी जो राही भाई बात कर रहे थे ना, ब्राज ग्रुप की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका वाकई बड़ा थोड़ा सा शेयर है, लेकिन आप वो देखेंगे कौन कौन लोग हैं उसमें, उनके किन किन से टाइज हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शुगर स्कैंडल, शुगर माफिया है, आटा माफिया है, पेट्रोल माफिया है, इसी तरह की ये भी कहा इलेक्ट्रिक के साथ जो बाकी है, पूरा माफिया, एक नेटवर्क है, और ये बड़े स्ट्रांग लोग हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि अभी वो आपको खुद बिजली बनाने नहीं देते, फिक्स बिल भेज देते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। आपको, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आप गौर करें कि जब भी कभी कोई पानी से गाड़ी बनने वाला या इस तरह की कोई इन्वेंशन आती है, उसके बाद वो बंदा गायब हो जाता है, वो आपको मिलता नहीं है। आप ढूंढ के देख लें, गूगल कर लें, आपको वो लोग दोबारा मिलेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह पेट्रोल का एक बहुत बड़ा माफिया है जो ये काम चलने नहीं देता दुनिया भर में। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी पे जब भी आप इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, आपको ये लोग नहीं करने देंगे, ये बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है। तो इंसेंटिव्स तो बड़ी छोटी सी बात है मेरे ख्याल में, अगर ये किसी तरह की रोकथाम करके अगर अमवात का सिलसिला ही कम कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। राहिल साहब, हुकूमत जो है हर साल बजट तय करती है हर चीज का, तो इसके इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा कितना बजट लगता है पाकिस्तान का? और अगर जिस तरह अभी सभी भाई ने बात की है कि एक माफिया है, कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है, तो मैं जानना चाहूंगा, और खास तौर पे ये एक प्राइवेट इदारा हो चुका है, तो फिर हुकूमत वक्त इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती सर? देखिए, सवाल तो सबसे बड़ा यही है जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि वो कौन से पुरस्कार पॉकेट्स हैं जहां पर इनका कमाया गया रेवेन्यू जाता है, क्योंकि ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो आखिर रेवेन्यू जाता कहाँ है जिसकी वजह से कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, कोई इनके खिलाफ बात नहीं करता। राहिल आपने बात की। भाई, माजरत के साथ मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। कभी कभी आपको अक्सर नजर आता है ना, फलूदे वाले के अकाउंट से निकले पैसे, कभी आपको पापड़ बेचने वाले के अकाउंट से, ये पैसा उधर से, ये वो वाला पैसा है।
ये उन अकाउंट्स में जाता है पैसा, और वो पता नहीं फिर वो अकाउंट्स बेचारा जो गरीब के होते हैं उसके साथ क्या होता है, और वो एक्चुअली पैसा किसका होता है वो तो खैर मेरा ख्याल है इम्प्रेशन के तहत हमारी आवाम बहुत कुछ जानती है, परसेप्शन के तहत हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये व्हाइट कॉलर क्राइम एक ऐसा क्राइम है। एक बड़े पुराने हमारे एक राइटर थे पाकिस्तान में, इदरीस कावस जी, वो अक्सर उनसे जब बात पूछो कि जी करप्शन कैसे रुक सकती है या ये व्हाइट कॉलर क्राइम कैसे रुक सकता है पाकिस्तान, वो अक्सर कहते थे इंटरव्यू के अंदर कि चोर क्या रसीद देकर जाता है। तो व्हाइट कॉलर क्राइम जो है वो एक ऐसा क्राइम है जिसकी रसीद नहीं मिलती आपको, और जब रसीद नहीं होती तो चोरी कभी साबित नहीं हो सकती। यही वजह है कि ये केसेस आपके सामने चलते रहते हैं, और सजा अगर हो जाए किसी को तो वो बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद वापस कभी नहीं आते। और ऐसे हमने मुल्जिम देखे जिन पे केसेस चले, 24-24 साल केसेस चले, और 24 साल बाद जब वो बाइज्जत बरी होने की सजा, बाइज्जत बरी होने का उनका ऐलान होता है, तो पता लगता है जी 6 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है किसी पाकिस्तान की किसी जेल के अंदर। जी। ऐसे अच्छा, एक नहीं, ऐसे कई सॉरी वाकयात। माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ आप ही की बात में एडिशन है कि लोग भी ना अनफॉर्चुनेटली आदी हो गए हैं। आप यहाँ तक देख लें कि अगर मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली अगर आपको गवर्नमेंट के कुछ फेलियर्स नजर आते हैं ना, तो लोग ये कहते हैं और चलो यार चोर ही ठीक थे कम से कम। मतलब लोगों ने एक ज़हन बना लिया है कि चाहे चोर हो कोई मसला नहीं यार, हम चोर के साथ भी चला लेंगे, हमें बस ये हमारा काम निकल जाए। वो खाता लगाता वाला तो आपने सुना है, ये लोगों की मेंटेलिटी वाकई बन चुकी है, तो वो बुरा नहीं बिल्कुल ऐसे मनाते ही इस। है। और मैं उस पर अक्सर एक कहानी छोटी सी है जो अक्सर मैं लोगों को सुनाता हूँ कि एक बादशाह एक जमाने में था जहाँ दरिया के ऊपर से लोग गुजर के जाया करते थे, तो उनको तकलीफ होती थी बहुत, तो बादशाह ने वहाँ पे एक ब्रिज बनवा दिया, एक पुलिया बनवा दी ताकि लोग उससे पैदल जा सकें। तो पुल बनवाने के बाद बादशाह ने सोचा कि जरा आवाम का इम्तिहान लिया जाए कि ये लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं या कितना हिस्सा डालने को तैयार हैं। तो बादशाह ने उस पुलिया के ऊपर से गुजरने के लिए टैक्स लगा दिया, और आवाम ने वो टैक्स देना शुरू कर दिया। बादशाह नगर बड़ी तो साबिर आवाम है, ये तो जो है वो पैसे भी देने को तैयार है पुलिया इस्तेमाल करने के लिए। बादशाह ने उस टैक्स की मिकदार बढ़ा दी, उसका जो रकम थी वो बढ़ा दी। बढ़ते बढ़ते वो रकम काफी बढ़ गई। बादशाह ने कहा इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा इनको कोई। फिर बादशाह ने उसके बाद वहां पर उस पुलिया के किनारे पे अपने 2 दरबान खड़े किए और उनसे कहा कि जब भी कोई गुजरे उससे टैक्स भी वसूल करो और उसको एक थप्पड़ भी लगाओ सर। तो अवाम अगले दिन बादशाह के महल के बाहर जो है रश लग गया अवाम का। तो बादशाह ने कहा चलो अब शायद इनकी जो है वो बस हो गई, तो अब सुनता हूँ क्या कहते हैं। बादशाह बाहर आया तो अवाम से पूछा हाँ जी क्या हुआ। अवाम कहती है जी वो आपने 2 दरबान खड़े किए हैं जो टैक्स लेते हैं और 2 थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन वो क्योंकि सिर्फ 2 हैं और अवाम की तादाद काफी ज्यादा होती है तो हमें बड़ा वक्त लग जाता है थप्पड़ खाने में, तो जरा तादाद बढ़ा दी जाए ताकि हम ज्यादा जल्दी थप्पड़ खा के वहां से निकल जाए। तो पाकिस्तानी की आवाम की मिसाल भी कुछ ऐसे ही है कि आप इनसे पैसे भी लें, वो मारे भी खिलाएं। तो ये इतने साबिर शाकिर हैं। जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चल रही थी सारी, और उस वक्त पाकिस्तान के लिए बार बार एक लफ्ज कहा जाता था कि पाकिस्तानी आवाम बड़ी ही रेजिलियंट कौम है, और इसको बड़ा ही पॉजिटिव इमेज बना के पोर्ट्रे दुनिया में किया जाता था। आज के दौर में मुझे रेजिलियंट वर्ड गाली लगने लगा है अपने लिए, क्योंकि हम इतने रेजिलियंट हो गए हैं कि अब हम अ, इसको साबिर कहना तो शायद मेरा ख्याल है गलत होगा। हम बहुत ही हीट हो चुके हैं। हम सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट हम बड़ी बेगैरत हो चुके हैं इस मामले में, क्योंकि हमें गैरत नहीं आती। हम हमारे साथ कोई कुछ भी करके चला जाए हमें उसकी गैरत नहीं आती। और मौजूदा हुकूमत मेमोरी में भी ना, अच्छा एक और रही भाई, हम लोगों की याददाश्त भी बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा बहुत कमजोर है। बहुत फौरन भूल जाते हैं हम लोग, फौरन भूल जाते हैं कि यार अभी ये क्या हुआ है। अभी अभी आपको देखें आईपीपीस पे इतना बड़ा प्रोग्राम मैंने किया, आप वो यकीन करें उसकी डिटेल में कितनी रिसर्च है कि कितने ज्यादा उसमें करप्शन हुई है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, अगला मूव ऑन कहते नहीं वो बंदा ही बड़ी ठीक। छोटी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी रिसेंटली जब ये सारा के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सारी बातचीत चल रही थी, असद उमर साहब ने काफी लंबी तकरीर की कराची आके, और इस्लामाबाद बैठ के बड़ी लंबी उन्होंने बातें की। स्टील मिल के ऊपर जब उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात असद उमर साहब की तवज्जुह से अनाउंस की गई, उनके क्लिप्स मौजूद हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी कैंपेन थी पीटीआई की, और उसके क्लिप्स मौजूद हैं कि जी अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो मैं आप मेरा गिरबान पकड़ें और आप मुझसे सवाल करें। तो हमें उस पर भी कुछ नहीं होता। मतलब मैं सोचता हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि जी ऐसा होगा तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, ऐसा होगा तो पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आ जाएगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कभी कोई इनकलाब नहीं आ सकता। इतना कुछ हो चुका है यहाँ पर आवाम के साथ, इतना कुछ हो चुका है यहाँ पर आवाम के साथ कि अगर कोई बागैरत कौम होती, मैं भी उस कौम का हिस्सा हूँ, अगर कोई बागैरत कौम होती, अगर कोई थोड़ी सी भी शर्म वाली कौम होती, तो अब तक यहाँ पर सड़कों पे हुकूमत के खिलाफ पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। लेकिन हमने जब भी मुजाहरे देखे, हमने जब भी धरने देखे, हमने जब भी एहतजाज देखा, वो धरना, वो एहतजाज, वो मुजाहरा हमेशा किसी सियासी बैनर के तले देखा। हमने कभी आम आवाम को किसी मकसद के तहत एहतजाज या मुजाहरा या धरना देते हुए नहीं देखा। हमने कभी ये नहीं देखा कि जी कोई मुझ जैसा कोई आम शख्स
कोई सिविल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं वो अपने तौर पे कोई बैनर उठा के कहीं बैठ के एहतजाज कर रहा हो। हमारे पास वक्त ही नहीं, हमें इतना मसरूफ कर दिया गया है अपनी जिंदगी की बाकी मुश्किलात हमें। अगर हम मुजाहरा करने जाएंगे तो बिजली का बिल कौन जमा करवाएगा, बैंक के बाहर लाइन में खड़े हो। अगर हम मुजाहरा करने जाएंगे तो आटा चीनी और दालों के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन कौन लगाएगा। अगर हम मुजाहरे करने जाएंगे तो फिर हमारे घरों में राशन कमाने के लिए हम क्या कहते हैं मजदूरी करने के लिए कौन जाएगा। ये वो मसाइल हैं जिनसे पाकिस्तानी अवाम अब ऐसा एक साइकिल बन चुका है कि मेरा नहीं ख्याल अभी कभी भी इससे निकल सकेगी। और कोई 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 मिरेकल ही हो, कोई ऐसा कोई काम ही हो जो इस मुल्क के अंदर चीज़ें बेहतर कर सके। वरना सच्ची बात बताऊं तो आज से 10 साल पहले शायद जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, उस वक्त हम बहुत पुरजोश हुआ करते थे, बड़े हुब्बुल वतन बातें किया करते थे, तो हमें लगता था कि नहीं यार कुछ चीज़ें हम अगर कोशिश करें तो चेंज हो सकती हैं। 10 साल बाद आज जब मैं बैठा हूं तो मुझे एहसास होता है कि शायद मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें यहाँ पर कभी चेंज हो सकती। निज़ाम जो बन चुका है और आवाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस निज़ाम को, तो अब उसको कोई कोई मुआजिज़ा ही तब्दील कर सकता है। इंसान के बस की बात अब रही नहीं। अच्छा सर, एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि आज के दौर में एक साल का बच्चा भी अगर हो ना, जिसको होश भी नहीं होता, चलना भी नहीं आता, तो लाइट बंद कर दी जाए तो वो भी घबरा सा जाता है। तो इसका मतलब ये कि आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली हमारे लिए एक बेसिक नीड हो गई है। अब जब ये बेसिक नीड है तो हमारी तो हुकूमत वक्त का दावा था ना, हम नारा था बल्कि तब्दीली। तो ये तब्दीली कहाँ है? खान साहब कहाँ है? खान साहब का इसमें रोल क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा सर। अच्छा, मुझे देखिए, ये सिर्फ बिजली नहीं, बहुत सी ऐसी और भी चीजें हैं जिनमें पूछा जाता है ये सवाल बार बार कि ये कहाँ है, ये किधर है, क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले तो देखिए, आपको याद करूं, आपको शायद इतना अंदाजा ना हो, राहील भाई जानते होंगे कि जब मुस्तफ़ा कमाल कराची के, जब उस वक्त वो थे इंचार्ज, तो आप देखेंगे कराची के क्या हालात थे। उन्होंने कराची को कितना बेहतरीन जो है वो, अब जिस मर्जी से वहां जाकर रिसर्च करके पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि कितना बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने कितना अच्छा काम दिया होता। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अब 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों में जो उन्होंने आपस में बांट लिया ना, आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको, उन्होंने जो बांट लिए हैं, अब हर सूबे के पास खुद मुख्तारी है। दूसरे मानों में बिल्कुल इसी तरह जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कह लें जो सिस्टम है फेडरल और स्टेट्स का, तकरीबन पाकिस्तान का वही सिस्टम आप समझ लें कि सूबों के पास खुद मुख्तारी है, जिसके लिए वो बार बार लड़ते रहते हैं कि हम 18वीं तरमीम पे ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है कि इन्हें सिर्फ लोगों को बेसिक नीड्स पूरी करनी है। खान साहब के तो चले 2 साल के इनके, अभी तो 2 साल पूरे नहीं, अभी इसमें कुछ दिन है। लेकिन आप ये देखें, रोटी कपड़ा मकान का नारा 70 साल पहले लगाया गया था, और आज तक कितने लोगों को, आपको पता है पाकिस्तान में कितने लोग भूखे सोते हैं। तो आप ये देख लेके चले, इनकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। इनसे इनके जो मंशूर था, इनके जो वादे थे लोगों को इंसाफ पहुंचाने के, लोगों के घरों में जो तमाम चीजें, वो सारी चीजें इनसे पूछनी चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देख लें कि हम तो आवाम को वो ट्रक की बत्ती 70 साल दिखाते रहे कि तुम्हें रोटी भी मिलेगी, तुम्हें कपड़ा भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। लेकिन वो सारी चीजें किधर है? अवाम के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ क्या आया? गुर्बत, इफलास, भूख, बेरोजगारी, और उसके अलावा अब ये जो आपने बताया लोड शेडिंग, ये जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं। और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ ये, आप चंद अदवार निकाल दें पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बाकी हर दौर में अवाम ही रोती रहती है। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, पर शक्लें बदलती हैं। मैं पार्टी सिस्टम देख रहा था, उसमें मुझे नजर आया कि किस तरह किस लोगों ने कितनी कितनी हुकूमत की। तो अभी इमरान खान साहब का भी नाम भी आ गया इसमें, अब 26वें वज़ीर आज़म है, 27वें शायद, 2 साल इनकी भी हुकूमत होगी, वरना 9 साल, 13 साल, 3 साल, 6 साल, 11 साल। मतलब आप ये देखें कि हर दौर के बाद लोग उनसे पूछते नहीं है, वो आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब अभी लंदन में है, 5 साल गुजरेंगे, वापस आएंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे, वो दोबारा शायद वज़ीर आज़म बन जाए, या शायद बिलावल भुट्टो बन जाए, या मरियम सफदर बन जाए, कोई भी इस तरह के लोग बन सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? ये फिर इसी तरह का प्रोग्राम हम कर रहे होंगे, हम फिर इस तरह की बातें कर रहे होंगे। तो शॉर्ट स्टोरी ये है कि अवाम को बदलना होगा। अब हमें अवाम को बदलना होगा, लोगों, इनसे लीडरशिप से आप ज्यादा तवक्कुआत ना रखें। पीटीआई की जहाँ तक बात की आपने की ना अबू, तो जो आपने सवाल भी किया, जो सभी ने उसमें ऐड भी किया, मैं बिल्कुल उसमें ऐड करूं कि देखें, यकीनन बहुत सारी उम्मीदें थी इस हुकूमत से। और जिस तरह से हमने पिछले 35 साल, 30-35 साल हमने देखे कि दो ही लोग आपस में बारियां लेते रहे, कुछ अरसे बीच में उसमें फौज का भी अमल दखल रहा, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट हमने देखी उसमें, और उसके साथ साथ और भी अवामिल रहे। लेकिन हमने देखा कि एक नई सियासी पार्टी जो एक तरह से 22 साल से स्ट्रगल कर रही थी इमरान खान साहब की क़यादत में, और वो हमेशा से तब्दीली का नारा लगाकर उन्होंने बात की कि हम चीज़ों को चेंज करेंगे।
2 साल हो गए इनको हुकूमत में आए हुए। मैंने खुद जो है मैं तहरीक इंसाफ को वोट किया था फेडरल में, और मुझे खुद बड़ी उम्मीद थी इस चीज़ से। मैं इनफैक्ट हम लोग मैंने अपने खानदान को भी इस तरह से वोट देते हुए देखा नहीं, जिस तरह से मैंने इस दफ़ा उनको अपने पूरे खानदान को वोट देते हुए देखा था। आज भी वो फेसबुक की मेहरबानी के वो मेमोरीज दिखा देते हैं, तो वो कल सारी मेमोरीज आ रही थी वोटिंग की 2 साल पुरानी। तो उसमें जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझ जैसा एटलीस्ट पढ़ा लिखा इंसान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई 360 डिग्री चीज़ें चेंज हो जाएंगी या चीज़ें एकदम बदल जाएंगी। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि एटलीस्ट नीयत नजर आना शुरू हो, तब्दील शुदा नीयत। हम एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ इदारों के अंदर जो जहाँ पर काम होता है, उस इदारे में काम करने का अंदाज या तरीका या उसकी जो जो उसकी रेगुलेशन है वो तब्दील हो। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ कानून साजी ऐसी हो जिससे हमें ये एहसास हो पार्लियामेंट के अंदर कि हाँ, इस हुकूमत ने चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की। हमें ना तो वो नीयत नजर आई तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हमें ना वो एक्ट नजर आए जो हमें कोई तब्दील शुदा अमल नजर आता हो। हमने देखा कि जो निज़ाम चल रहा था ब्यूरोक्रेसी के तहत या जो निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है उसके तहत, ये हुकूमत भी उसी निज़ाम को फॉलो करते हुए अपने काम मुकम्मल कर रही है। तो ये वो 5 साल पूरे कर रही है तरक्की। हमने इसमें कहीं नहीं देखा पिछले 2 साल के अंदर कि एक बार भी कभी ऐसा एहसास हुआ हो कि यार इन्होंने चलो ये काम तो मुख्तलिफ किया, इन्होंने चलो ये चीज़ तो मुख्तलिफ की। जो अपने दावे थे इनके, हमने वही देखा कि वही अभी तक उन पे कोई अमल तो छोड़े, शुरुआत होती भी नजर नहीं आती उसके अंदर कहीं कि कुछ काम तो शुरू किया गया हो। कि इलेक्ट्रिक के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की जाती थी, इनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कराची के बारे में बड़ी बातें की जाती थी। आप ये सोचो, कराची के शहरी, अबू ज़र आप भी कराची में ही रहे हो, आप ये सोचो कि आज से 5 साल पहले कोई ये तवक्को कर सकता था कि कराची में एमकेएम के अलावा कोई और सीट्स ले सकता है कभी? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 साल पहले जो इलेक्शन हुए उसमें तहरीक इंसाफ 17 सीट्स लेके बैठी है कराची की फेडरल नेशनल असेंबली के अंदर। ये वो पार्टी है जो इस वक्त कराची की तरह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है। उसके बाद इनका ये हाल कि जब सिंध का गवर्नर भी आपका अपना यहाँ पर बैठा हुआ है, सदर मुमलिकत तहरीक इंसाफ से हैं, इमरान खान साहब ने एक सीट कराची से जीती थी, आपके बहुत सारे करीबी एमएनएज हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर भी हैं जो कराची की सीट जीते हुए हैं। उसके बाद अगर इस शहर को लावारिसों वाला एहसास हो, यतीमी वाला एहसास हो, तो फिर कुछ नहीं बदला, फिर सब कुछ वैसे ही है जो 2 साल पहले या 5 साल पहले या 30 साल पहले की हुकूमतों में हुआ करता था, आज भी वैसे ही। और शायद अब उम्मीद भी नहीं रही कि ये कुछ चेंज कर सकते हैं, चीज़ों को नीयत नज़र नहीं आ रही इनकी चीज़ें चेंज करने की। अच्छा सर, इतने ऐलानात के बावजूद, कैंपेन्स के बावजूद, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पे लोग अपने इज़हार ख़यालात करते हैं। हम जैसे अभी बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं और ये भी एक तरह की कैंपेन है, तो उसके बावजूद भी हैरानगी इस बात पे होती है कि के इलेक्ट्रिक में बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। जहाँ 10 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, ये सब सुनने के बाद वो 12 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सारी चीजें जो चलती आ रही हैं, कैंपेन्स हम लोग कर रहे हैं, क्या ये फायदेमंद है या इनकी वजह से अब 24-24 घंटे लोड शेडिंग हुआ करेगी? नहीं, हमारे कहने से देखें, अगर बिजली आ जाती तो हम सारा दिन बैठ के यहाँ ढोल पे भी बजा के कहते यार बिजली ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने करनी अपनी मर्जी। असल में कुछ लोग देखिए हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, पंजाबी में एक मुहावरा है कि डंडा पीर साहब का। तो सिस्टम में अभी राहिल भाई बात कर रहे हैं ना, जो तब्दीली की और तवक्कुआत की हमारी बात है, या के इलेक्ट्रिक हो या कोई डिपार्टमेंट भी आप उठा लेना, हर जगह पे कोई तब्दीली नजर ही नहीं आई ना कहीं पे भी। पीआईए हो, रेलवे हो, स्टील मिल, कहीं पे भी सब जगह कोई तब्दीली। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत चंद वोटों की मोहताज है। जरा सा कोई पार्टी हिलजुल करे ना, अगर पंजाब में जरा सी वो हिलजुल करे तो वो काफ लीग उनकी इस तरफ बागे खींच लेती है। अगर वो इस तरफ से करें तो थोड़ा सा एमक्यूएम का भी आपने पिछले दिनों देखा होगा, खान साहब कराची भी आए उनको कन्विंस करने के लिए। इनके पास ना 2/3 मेजोरिटी है, ना इनके कोई बिल पास होते हैं, ना इनके पास कोई पावर है, और फिर इन पे इल्जाम तो वैसे ही सिलेक्टेड का लगा हुआ है। अब मसला सिर्फ और सिर्फ इस मसले का, और इमरान खान साहब की टीम में भी ना ज्यादातर लोग करप्ट ही हैं वैसे, इसलिए इस पे ज्यादा तवक्कुआत रखनी कि वो जो उस डिपार्टमेंट में लगे होंगे तो उस डिपार्टमेंट की वो हालत बड़ी ठीक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक इमरान खान साहब के पास अपने पास पावर नहीं आएगी, और वो पावर कौन सी जो 2/3 मेजोरिटी है, वो आना बड़ा मुश्किल है जब तक इलेक्शन नहीं होगी या ये निजाम चेंज नहीं होगा। कि देखें आप, एक वक्त में जब कराची में सारी चीजें स्मूथ चलती थी, तो आप याद करें वो दौर किसका होता था, वहां पे क्या सिस्टम होता था, और किस अंदाज में चीजें अपने सिस्टमैटिक चलती थी, और किस तरह एक फोन कॉल पे सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके पे हो जाया करती थी। अब क्यों नहीं होती? कि इसलिए पावर डिवाइड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि 300-400 लोगों से आपको पूछना पड़ता है हर बात पे, और जब बात उन तक जाती है, उनके अपने जाती एजेंडे होते हैं, वो नहीं, फिर आगे चीज चल ही नहीं सकती।
इसलिए इस पावर के सेंट्रलाइज करके अगर इसको सदारती निज़ाम की तरफ लेके जाएं किसी तरीके से, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल का हल जो है इसमें से निकल आ सकता है, और उनमें ये इलेक्ट्रिसिटी का भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन सभी अच्छा साहब राइल जिस साहब, कॉल का आप हवाला दे रहे हैं ना, वो टेलीफोन कॉल मेरा ख्याल है चंद मामलात सीधे करने के अलावा बहुत सारे मामलात खराब भी हुए। मैंने कराची में जितनी बार आग लगते हुए देखी, 12 मई का वाकया बहुत याद है। मेरी लंदन वाली फोन कॉल से मुराद नहीं थी, मेरी फोन कॉल मुस्तफा चौहान से मुराद थी मेरी। सर वो भी तो वही थे ना, वो टेलीफोन कॉल भी तो वही होती थी जो कि लंदन के थ्रू आया करती थी। वो बात के टेन्योर में। मैं खाली लेकिन इसमें एक चीज ऐड करूं, जो सभी भाई ने बात की है ना, इसमें बिल्कुल ये हकीकत है, और जो आपका सवाल है वो भी रेलेवेंट तो है। लेकिन मैं बताऊं, हम भी बड़ी लकीर के फकीर लोग हैं। मतलब आप, मैं और सभी जो मीडिया पे इस हवाले से या सोशल मीडिया प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं, जब सर्दियां आएंगी ना अभी, तो ये इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है फिर लोड शेडिंग नहीं होगी। मुझे याद है नून लीग की गवर्नमेंट थी, और उस जमाने में मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब पावर मिनिस्टर थे, और उन्होंने ट्वीट्स की हुई थी कि देखें जी, इतनी पावर जनरेशन है इस वक्त पाकिस्तान में, और 600 मेगावाट जो है हमारे पास एक्सेस बिजली मौजूद है, और ये नून लीग का कारनामा है। मैंने उस पर प्रोग्राम किया था पूरा बाकायदा, मैंने नून लीग के मिनिस्टर्स को लिया था, और मैंने उसमें तरीके इंसाफ जो सब मेरे ख्याल है जो सेनेटर है उनको मैंने उसमें साथ लिया था। मैंने वो ट्वीट साथ रखी थी उनकी, और ख्वाजा फाद रफीक जो उससे पहले पावर मिनिस्टर थे, और उनको मैंने ये चीज कंपैरिजन करा के दी थी कि भाई गर्मियों में आपके पास जो जनरेशन थी वो यही 22,000 मेगावाट थी, 22-23,000 24,000 मेगावाट थी। आज भी जो आपकी जनरेशन है वो वही 22-23,000 24,000 मेगावाट। आपने जनरेशन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है, आवाम की तरफ से जो डिमांड है पावर की वो कम हो गई है, तो वो जो फर्क है आपका जाहिर है पॉजिटिव में चला गया है। यही हाल यहाँ पर है कि अभी जब गर्मियां हैं तो इस वक्त क्योंकि पावर की डिमांड ज्यादा है, और उसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ रही है, लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, फॉल्ट्स भी आ रहे हैं, बिकॉज जाहिर है तार गर्म हो जाते हैं, सिस्टम उनका काबिल नहीं है कि वो इतना ज्यादा लोड संभाल सके। जब यही मौसम कराची में बेहतर होगा, थोड़ी सी सर्दी आएगी 3-4 महीने के लिए, और निज़ाम बेहतर होना शुरू हो जाएगा, एसी नहीं चलेंगे, तो आप और मैं भी किसी और टॉपिक की बात कर रहे होंगे, फिर हम इस टॉपिक की बात नहीं करेंगे। आपको असल याद मसला है ये वो साथ चीज यही चाहिए, वो कहा प्रेशर क्रिएट करना है मुसलसल, ताकि वो जी। चीज अगर चेंज करनी है तो मुसलसल प्रेशर क्रिएट हो, ताकि जब तक वो तब्दील ना हो जाए तब तक उसको छोड़े नहीं। लेकिन हम उसको जब तकलीफ होती है तो बात करते हैं, तकलीफ खत्म हो जाती है तो हम भूल जाते हैं कोई तकलीफ की है। बिल्कुल सही बात है, ये बल्कि कहा करते थे दुआ करें अल्लाह करे बारिश हो जाए, बारिशें हो तब मसले हल होंगे। लेकिन इस हुकूमत का एक आपको कारनामा मानना पड़ेगा कि इन्होंने पहली दफा इतने अरसे बाद अमीर भाषा डैम के जरिए काम किया, उससे 4500 मेगावाट बिजली, और उसके साथ जो जॉब्स है वो सारा आपको पता है, पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो आएगा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल में, एटलीस्ट कुछ कॉन्क्रीट काम हुआ है। अच्छा, एक बड़ा मासूमाना से सवाल है मेरा आप दोनों से कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को ये एहतसाब नाम जो हमारे मुल्क में कॉमन हो गया, लेकिन ये जो एहतसाब है इससे कौन बचाता है, आखिर बचाता कौन है एहतसाब से हमारी के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को? इसको देखें, एहतसाब से वही लोग बचाते हैं जिनके इंटरेस्ट इसमें किन लोगों के इंटरेस्ट हैं वो तमाम, मेरे में 23 या 22 नाम है। मैंने उन सब लोगों के नाम भी बताए थे उसमें पूरी रिसर्च में, मेरे उस जेन में नहीं है टॉप ऑफ द हेड कि वो कौन सा पूरे ग्रुप्स हैं जिनके, एक तो अभी राही भाई ने 2-3 मेंशन किए। ये सारे लोग इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन वो पंजाबी में एक मुहावरा है ना कि, या उर्दू में इसकी ट्रांसलेट करें तो भैंस जो होती है वो भैंस की बहन होती है। तो जब इनका इंटरेस्ट एक जैसा होता है ना, तो उसमें फिर एहतसाब से बचाने वाले सारे एक जैसे होते हैं। आप देख लें कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका अभी कोई केस जाता है, पुलिस आपको पकड़ती है, तो सबसे पहला आपको जो राब्ता होता है पुलिस ऑफिसर से होता है, उसके बाद आप वकील से मिलते हैं, फिर जज के रीडर से लेकर जज तक, और उसके बाद फिर आगे जितने लोग होते हैं, कहा जाता है ना कि जिस तरह कचहरी की ईंटें भी पैसे मांगते हैं, इसी तरह जो करप्शन में लुथड़े हुए लोग होते हैं, इनके साथ इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब इनके पेटी भाई होते हैं। यही लोग बचाते हैं, यही लोग लांचे भर भर के फिर डॉलर बाहर भी लेके जाते हैं। पर इन्हीं लोगों की कंपनी, पहले अदारा तबाह होता है, उसी इदारे को बाद में खरीदें। आज अगर के इलेक्ट्रिक को बेचा जाए ना, मसलन अगर आप कहें कि कराची की फर्ज करें बिजली को बेचे, तो आप हैरान होंगे, यही लोग खरीदने के लिए दोबारा आ जाएंगे जो आपकी असेंबली में बैठे हैं। मैं अगर इसमें ऐड करूँ ना खाली, तो देखें बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त इलेक्ट्रिक में जो एक शेयर होल्डिंग है वो सिंध गवर्नमेंट की नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट। तो अगर इस वक्त एज अ शेयर होल्डर इस प्राइवेट कंपनी में कोई सवाल कर सकता है, कोई एहतसाब की बात कर सकता है, तो वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट। कंट्रोल भी उनके पास है एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और उसके अलावा अथॉरिटी भी इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अफसोस की बात यह है कि इस मामले पे भी सियासत की जाती है, और सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं, और आवाम को अंधेरे में रखते हैं कि असल जिम्मेदारी यहाँ पर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का जो हेड ऑफिस है और जो इलेक्ट्रिक खुद इदारा और जो उसकी पूरी
जो सर्विस है वो कराची के अंदर है, कराची शहर के लिए है, और कराची शहर जो है वो सूबा सिंध का हिस्सा है। तो इस वजह से सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी भी कुछ ना कुछ बनती है कि एटलीस्ट वो आवाज़ तो उठाएं, वो इस पर बात तो करें, फेडरल गवर्नमेंट को प्रेशर तो दें, उनको उनसे सवाल तो करें कि भाई तुम्हारी कंपनी है और वो हमारे साथ इस तरह से बर्ताव कर रही है। मेरा सवाल ये है, 18वीं तरमीम होने के बाद, सूबे की खुद मुख्तारी आने के बाद, क्या सिंध हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई एक नया प्लेयर ऐड कर सके पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कराची शहर के लिए या सिंध के लिए या किसी और शहर के लिए? ये मेरा सवाल है, मुझे नहीं पता इस बारे में कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम के बाद जो खुद मुख्तारी सिंध या बाकी सूबों को मिल चुकी है और पीपल्स पार्टी का अपनी लाई भी तरमीम थी वो, तो उसके बाद क्या आपके पास ये नहीं है, क्या आप ये करना चाहते हैं, क्या आपकी नीयत है इसको ठीक करने की या नहीं? जो सभी ने बात की और जो आपने सवाल किया कि किस किस के मफाद हैं, तो भाई मफाद तो इसमें हर उस शख्स का है जो कि इसका स्टेक होल्डर है। अगर कराची शहर की बात है, ये कराची शहर को और यहाँ की 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी को ये बिजली प्रोवाइड की जाती है। सिंध हुकूमत का यहाँ पर इख्तियार है, तो सिंध हुकूमत का भी मफाद है इसके अंदर, उनकी भी मफादात इसके अंदर मौजूद हैं, MQM के मफादात इसके अंदर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के मफादात इसके अंदर मौजूद हैं, और यही वो लोग हैं जो इसका एहतसाब नहीं होने दे रहे या नहीं होने देना चाहते। हमने देखा जरूर है कि नेपरा ने एक नोटिस जारी किया है, इनसे सवाल का जवाब मांगा है, वो जवाब मिल जाएगा, बात फिर आई गई हो जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में तलब किया था मोनिस साहब को, जो कि CEO हैं के इलेक्ट्रिक के, और उनकी टीम को इस्लामाबाद बुलाया था उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे पूछने के लिए। वो बातचीत भी मेरा ख्याल हो चुकी है, मुलाकात भी हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आज तक कुछ सामने नहीं आया। तो जब तक आवाम को रिजल्ट नहीं मिलते तब तक आपका कोई भी काम बेकार है। आप कोई बड़े बड़े दावे कर लें कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आमिर लियाकत साहब गए, उन्होंने इस्तीफे की बात की, वो PM साहब से मिले, पता नहीं क्या डिमांड करके आए वहाँ पे, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ। वो मसला जो है वो चूका हुआ। आपने इलेक्ट्रिक के ऊपर ही बात की कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपने इस्तीफे की बात की, आपको मुलाकात के लिए बुला लिया, मुलाकात करने चले गए, आपने अच्छी अच्छी ट्वीट्स कर दी इमरान खान साहब के बारे में कि जी उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, लेकिन वो चीज़ ग्राउंड पे कहीं होती भी नजर नहीं आ रही, कहीं कोई नीयत भी नजर नहीं आ रही। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत बरमला ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। पीपल्स पार्टी है, MQM है, तहरीक इंसाफ है, उसके अलावा जो कराची में जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है MQM है, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इनके लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, इन्होंने अपने लोगों को यहाँ पे नौकरी पर रखा हुआ है जब इनकी हुकूमतें थी। तो इन्हीं के मफादात और इन्हीं के फायदे हैं कि ये मसला कभी हल ना हो। अच्छा सर, कराची की हिस्ट्री में एक चीज देखी जाती है कि किसी टाइम पे लोग फायरिंग करके शटर डाउन करवाया करते थे, उनके खिलाफ कभी कोर्ट केसेस देखने को सामने नहीं आए हमारे। लेकिन जफर अब्बास जैसे हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, जफर अब्बास जैसे समाजी कारकुन जो है, सियासी कारकुन नहीं, समाजी कारकुन जो है, उनके खिलाफ जो है वो जैसी किसी भी इदारे के खिलाफ कोई भी बात करते हैं और वैलिड बात करते हैं, तो हमारी हुकूमत, हमारी कोर्ट, हमारी अवाम केस पे केस पुट अप कर देती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे बड़ी आसान सी रीजन है। आपने देखा होगा कि जिस तरह को मतलब बेरी, आपको देखा है बेरी, जिसे उर्दू में जहां बेर लगे थे उसको पत्थर लगते हैं। तो जब भी आप माशरे में, ये हमारी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जब भी आप किसी को फायदा, हज़रत अली का एक बड़ा मशहूर कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ये गरीबों को खाना खिलाते हैं बिना किसी की मजहब फिरके को देखे हुए। तो जाहिर है फिर आपको पता है बहुत से लोगों को इस चीज से दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। मैंने ये जो JDC के जो जफर रिवाज साहब हैं, इनका इंटरव्यू भी किया था, उनसे मैंने बात करते हुए मेरा भी अच्छा यही सवाल था कि लोग आपके इतने मुखालिफ क्यों हैं। उसमें एक तो वजह मुझे नजर आई कि ये चूंकि कराची में बहुत ज्यादा मसाइल हैं और सारे लोग ये मुफ्त काम कर रहे हैं, एक मुफ्त में उनका जो एक बड़ा वोट बैंक मुख्तलिफ पार्टियों का अपनी तरफ ले रहे हैं बिना किसी वजह के, ना इन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना है, ना इन्होंने कोई और काम करना है। तो ये उन लोगों को जाहिर अपना दुश्मन बना रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये वहां पर बैठकर फेडरल पर जो है ना तनकीद करते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आप कराची के मसाइल पे क्यों नहीं छेड़ते। जैसे मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ तो मैं मसलन मेलबर्न के सारे मसाइल छोड़कर मैं पाकिस्तान के मसाइल की बात करता हूँ। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी रूह हर वक्त उधर ही होती है। मैं सारा दिन वर्चुअली मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, तो इसलिए मुझे उनके मसाइल ज्यादा पता है बनस्बत मुझे यहाँ ये नहीं पता होता नेक्स्ट सबब में क्या हो रहा है। मुझे यहाँ की खबरें जो है वो लोग बताते हैं क्योंकि मेरा माइंड ही नहीं होता। इसी तरह वहां पे जो JDC के जो जफर अब्बास साहब है वो बैठे कराची में होते हैं, उनके पास जो ना सारी फेडरल की तो जो क्रिटिसिज्म होता है, तो उस वजह से भी उनके ऊपर जो ना प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने बैक वक्त अपने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं। अगर वो सिर्फ फोकस मेरे ख्याल में अपना हुकूकुल इबाद की तरफ रखे ना लोगों की, जिस तरह वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा, जैसे ईदी साहब ने किया है, चीपा ने किया है, और लोग करें, अगर वो सिर्फ उस लेवल पर रहें तो मेरे ख्याल में फिर लोग उन्हें इस तरफ तंग नहीं करेंगे। लेकिन वो जब अपनी वीडियोस बनाकर उन अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, जो मैं समझ सकता हूँ क्यों होती है,
लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन फिर आपको पता है लोग कोई इसको फिरकावारियत की तरफ ले जाता है, कोई उसको मजहबी मुनाफरत की तरफ ले जाता है, कोई उसको अपनी पॉलिटिकल रंग दे देता है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से ना उनके साथ ये सारे मामलात होते हैं। तभी वही मसला उसमें ये भी है ना कि जब एक शख्स कराची में लाशें उठा रहा हो जाके उन लोगों की जो कि इलेक्ट्रिक के पोल से चिपक के मर गए या उनकी कोयला हुई हुई लाशें उनको उठा रहा होता है, तो जाहिर है वो जो तकलीफ का एहसास उसको होता है कराची के शहरी के तौर पर। आप माशाल्लाह इतनी दूर बैठे हैं तो आपको भी जाहिर है वो एहसास है जब भी आप वहाँ से बैठ के यहाँ के लिए बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो हकीकत है कि वो दिल से बात करते हैं, वो बातें हमेशा वो करते हैं जो कि आवाम की जुबान होती है और वही वो उन आवाज़ों को पहुँचाते हैं आगे तक। तो जैसे जैसे हमने जो शुरू में बात की, बीच में अभी भी हम बात कर रहे थे यही बात कि जाहिर है वो लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि आवाम के दुख की बात, आवाम के दर्द की बात, उसके मसाइल के हल की बात कोई करे और वो भी इतना बबांगे दौहल, इतना खुल के, इतने बड़ी आवाज़ के साथ, इतनी ऊँची आवाज़ के साथ बात करे जो आवाम तक पहुँचे, पावर कॉरिडोर्स तक पहुँचे। तो जाहिर है उन लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक पे तो केस नहीं किया कि जी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। उन्होंने जफर अब्बास पे जरूर केस कर दिया कि जी ये जो है बोलते बहुत हैं, उनके खिलाफ और इनको चुप कराया जाए। तो अदालत ने एक फैसला जारी कर दिया और सोशल मीडिया पर जफर अब्बास पर पाबंदी लग चुकी है कि जी वो इलेक्ट्रिक के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। मसाइल हल नहीं होने, आवाजें बंद करवानी है, जुबानें कटवानी है, ताकि लोग बोलना भूल जाएं, लोग आवाज उठाना भूल जाएं, लोग बात करना भूल जाएं, फिर जिसका जो दिल चाहे वो करता रहे। अच्छा, जो सच होता है ना सर, सच होता है कड़वा, और जब सच कड़वा होता है लोगों से हजम नहीं होता। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मेरा मानना ये के इलेक्ट्रिक ने हमारे कराची को लावारिस का टाइटल दिया। लावारिस का टाइटल जो ये दिया है, इस बात से आप किस हद तक अग्री करते हैं? उन्होंने लावारिस का टाइटल नहीं दिया, उन्होंने लावारिस कर दिया। फिर लावारिस का टाइटल तो कराची को देखे ना, कराची तो रसूलाबाद का टाइटल मिला हुआ था, रोशनियों का शहर। तो कहाँ इलेक्ट्रिक, तो ये जालिम लोग हैं जिन्होंने वो रोशनियां छीनी। ये कैसे टाइटल दे सकते हैं? इन्होंने तो वो टाइटल छीना है उसका, रसूलाबाद का। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। और यकीन करें इनके जो जितने करता धरता है ना, इन लोगों के साथ वो जो मुझे ये मिसाल देनी नहीं चाहिए, लेकिन इनके साथ वही लोग डील करें जो इनके साथ पहले करते थे। वो लोग शायद इनके साथ डील कर सकते हैं। मौजूदा दौर में ये आम लोग जो है ये इनको डील नहीं कर सकेंगे। इनका कोई हल नहीं है, बड़ा स्लो प्रोसेस है। पुराने कॉन्टेक्ट हुए में मौजूदा हुकूमत फंसी हुई, ये नहीं कर सकेंगे कुछ भी। का हल जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है। लोगों को अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जो नहीं करनी चाहिए किसी सूरत में। जी सर, तो इसका हल मेरे ख्याल है ये सिर्फ बात एक यही है कि जिस तरह से जो आवाजें आप उनके ऊपर ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश करती हैं कि इलेक्ट्रिक या रिश्तेदारों के खिलाफ, चाहे वो जफर अब्बास हो या वो कोई भी और हो, होने ये चाहिए कि आवाम को उनका हम आवाज होना चाहिए, उनको उनकी आवाज से आवाज फैलानी चाहिए। अगर एक जफर अब्बास को चुप कराया जाता है, गलती तरह खुल के उसी तरह उनकी आवाज में बैठ उनकी तरह बात करके कितनी आवाजें बंद करवाएंगे, कितने लोगों को चुप करवाएंगे, कितने लोगों के खिलाफ केसेस होंगे। तो एक वक्त आएगा जब जाहिर है वो केसेस करना बंद कर देंगे और फिर कुछ अमली काम की तरफ जाएंगे। लेकिन जब वो एक आवाज बंद कराते हैं, पीछे कोई और आवाज उसके साथ नहीं उठती, तो फिर जाहिर है फिर जो केस करने वाले हैं और जो चुप कराने वाले हैं वो उनको मजीद हिम्मत आती है, मजीद उनका जिगरा बढ़ता है कि हाँ जी ठीक है, हम तो इसी तरह चुप करा सकते हैं, आपने जो करना है कर लो। अच्छा सर, मेरा मानना ये कि देखें, जब एक जफर अब्बास आवाज बुलंद करता है तो उसके खिलाफ केसेस पुट अप हो जाते हैं। अब जब 100,000 एक बड़ी तादाद में जफर अब्बास जैसे लोग पैदा होंगे ना हमारे मुल्क में, तो मेरा ख्याल ये है कि ये सारी मुश्किलात जो हमारे मुल्क को फेस करनी पड़ी है सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो सर मैं चाहूँगा कि इसको हम जल्द इख्तिताम पजीर करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप हमारी आवाम को, जो ऑडियंस हमें इस वक्त देख रही है, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें या के इलेक्ट्रिक को कोई मैसेज देना चाहें सर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारा ये इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज कन्वे करना, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है। तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे सर? ये इलेक्ट्रिक को तो खैर क्या पैगाम देंगे, उनको हम देते रहते हैं 6118 पे कॉल करके। वो बेचारे मासूम जो हमारे एजेंट्स बैठे होते हैं कॉल रिसीव करने वाले, वो अक्सर कुछ चीज़ें सुनते रहते हैं हमसे काफ़ी मुख्तलिफ ज़ुबान में और काफ़ी मुख्तलिफ लहजे में। आवाम से हम मतलब मैं अक्सर ये बात करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी, आज भी मैं वही बात दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हम अगर जब तक इन अपने मसाइल का हल दूसरों के कंधों पर रख के तलाश करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल ये मसाइल कभी भी हल होंगे। मेरे घर की अगर गटर ब्लॉक होती है और अगर वो गंद मेरी गली में फैलना शुरू होता है तो फिर मैं जमादार को बुला के अपने घर की गटर खुद साफ करवाता हूँ। मैं इंतजार नहीं करता कि जी इंतजामिया आएगी और वो आके उस गटर को साफ करेगी। मेरे घर के अंदर अगर कोई ऐसा मसला होता है तो फिर मैं उस मसले को खुद आगे बढ़ के उसको ठीक करवाता हूँ। तो अब करना यही है कि मेरा ख्याल है अब बात करने से ज़्यादा मेरा ख्याल है मरम्मत का वक्त है और मरम्मत की तरफ जाना चाहिए। और वो मरम्मत किसी भी तरह से हो, किसी भी हवाले से हो, चाहे उसके लिए कुछ जगहों पर अक्सर लोगों ने कहा कि यार नहीं ये तो कानून को हाथ में लेने का मतरादिफ है, कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो काम इस वक्त कराची के अवाम के साथ हो रहा है क्या वो कानूनी है?
क्या वो इंसानी है, क्या वो अखलाकी एतबार से ठीक है, क्या वो काम करने की इजाज़त इलेक्ट्रिक को कानून देता है, अखलाक देता है, इंसानियत देती है। तो जब वो नहीं उन कामों को बड़े खुल के कर रहे हैं जहाँ जो कानून के खिलाफ भी हैं, इंसानियत के खिलाफ भी हैं, तो फिर अवाम क्यों पीछे रहे ऐसे किसी काम में? तो भाई हल यही है इसका कि जब तक इनकी मरम्मत नहीं होगी अवाम के हाथों, तब तक ये सीधे नहीं होने वाले। अब वो आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी अवाम को, उसमें वो जिस मौके पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ मिले, आप मौका मिले आप उसको आवाज़ उठाएं, वरना अमली तौर पे भी काम करेंगे इनके खिलाफ। बिल्कुल सर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सारा कुछ हमारे लिए है, इलेक्ट्रिसिटी है तो वो सिर्फ हमारे लिए है, एक अवाम के लिए है। तो अवाम का फर्ज बनता है कि अवाम खुद अपनी आवाज़ बुलंद करे। आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, एक्शन कर सकती है तो एक्शन करे, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी नेसेसिटी है, हमारे लिए हमारी नीड है। तो हमें चाहिए कि हम हमारे साथ अगर हमें एक चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पा रही है तो हमारा फर्ज है कि हम उसको हासिल करें किसी तरह। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को, होपफुली जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमें जो देख रहे हैं इस वक़्त, आई होप सो कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ होगा इस लाइव से, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा राहील साहब से, सभी साहब से। और ज़ाहिर-सी बात है, हमारे मुल्क का एक क्राइसिस है, उस क्राइसिस को हम सब मिलके ही ख़त्म कर सकते हैं। आज एक हाथ आगे बढ़ेगा तो हल नहीं हो सकेगा। हाँ, अगर 100 हाथ आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हल होगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारी आवाम जो है, एक-दूसरे का हाथ थाम कर इस क्राइसिस को फेस कर रही है, तो साथ-साथ फेस करने के अलावा इसके अगेंस्ट, इसके लिए कुछ हल भी निकाले। तो तब तक के लिए दें मुझे और सभी साहब को और राहील साहब को इजाज़त। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह आपको नए एपिसोड में भी मिलेंगे और कुछ हल के साथ भी मिलेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बुज़र। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB by हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर।